फरवरी में जो पंचग्रही योग बनेगा वो बनेगा राहु, सूर्य, शुक्र और बुध की युति से, जो कि कुंभ राशि में बनेगी। कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज में जो अभी मिडिल ईस्ट में हालत चल रही है, बहुत बड़े सेना वॉर्स जो है और वो भी वाटर रिलेटेड वॉर्स जो हैं वो होते हुए आपको नजर आने वाले हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान खंड होने वाला है इस साल के दौरान, कि बलूचिस्तान वाला टुकड़ा उससे अलग हो जाएगा। पीओके के लिए जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था वो बस एक शुरुआत थी, वो एक छोटा सा एक हम कह सकते हैं ट्रेलर ही था। जब हम अपने भारत की कुंडली को देखते हैं तो जो तीसरा भाव माना गया है कुंडली का वो नेबरिंग कंट्रीज को दर्शाता है, और हमारी भारत की कुंडली में तीसरे भाव में पंचग्रही योग जो है वो कुंडली की स्थापना से ही बनता है, यानी कि अपने D1 चार्ट में पंचग्रही योग उस भाव में बनता है। तो कांग्रेस का जो स्तर है वो ऐसा ही रहने वाला है इस साल भी, या कुछ बेटर अचीव करेंगे वो? क्योंकि जो ऑपोजिशन है वो जेनजीज के मन में कहीं ना कहीं विद्रोह की भावना जो है वो भड़काने का प्रयास जरूर करेगी। बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका जो इम्पैक्ट है वो मोदी जी पर या उनकी गवर्नमेंट पे पड़ता हुआ मुझे नजर आता है। आप देखिए, अमेरिका जहाँ पे भी इन्वॉल्व हो जाता है ना, वहाँ पे चीजें एस्केलेट ही होती हैं हमेशा, जैसे कि अभी हो रही हैं। थैंक यू सेवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पॉडकास्ट में, एंड आई एम सो एक्साइटेड कि ये पॉडकास्ट थोड़ा सा यूनिक होने वाला है। बहुत बड़े बड़े मेजर चेंजेस के बारे में इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो यही रहेगा कि 2026 में कौन से बड़े बड़े ग्रह जो है वो अपनी चाल बदलने वाले हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि देखिए ग्रहों के जो चेंजेस हैं वो इंसान की थिंकिंग को, और सिर्फ एक मनुष्य लेवल पर ही नहीं, वर्ल्ड वाइड जो हो रहा है घटनाएं, उनको बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट करती है। तो इस साल के दौरान देखिए राहु केतु जो हैं वो तो अभी राहु जो है वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु जो है वो सिंह राशि में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन दिसंबर के आसपास जाके 5 दिसंबर 2026 को ऑलमोस्ट एंड ऑफ द ईयर में आप देखेंगे कि उनका ट्रांजिट होगा। राहु मकर राशि में आ जाएंगे और केतु जो है वो कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। शनि इस साल के दौरान जो है वो मीन राशि में ही ट्रांजिट करने वाले हैं, और देवगुरु बृहस्पति जो हैं उनका गोचर इस साल के दौरान सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल गोचर अगर मैं कहूँ 2026 का अगर कोई ग्रह का है तो वो जुपिटर का है। ओके। क्योंकि जो लोग ज्योतिष समझते हैं और जानते हैं उन्हें पता है कि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट माना गया है जो कि एक नक्षत्र के अंदर सिर्फ 3 से 4 महीने के लिए और एक राशि के अंदर 12 से 13 महीने के लिए गोचर करते हैं। लेकिन इस साल के दौरान वो एक नहीं बल्कि 3 राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, क्योंकि वो अतिचारी हैं। अतिचारी ग्रह का मतलब ये होता है कि हर ग्रह की अपने ऑर्बिट में भ्रमण करने की एक निर्धारित गति और स्पीड होती है। जब वो स्पीड सरपास करके ग्रह और ज़्यादा तेज़ी से गोचर करने लगे, ट्रांजिट करने लगे या मूव करने लगे, उसे ग्रह को अतिचारी होना कहते हैं। और जुपिटर इस वर्ष अतिचारी हैं, जो कि अभी रेट्रो भी चल रहे हैं मार्च तक। मार्च में मार्गी हो जाएंगे, लेकिन मिथुन राशि में ही रहेंगे जून तक। जून से अक्टूबर अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे, कर्क राशि में, और उसके बाद में अक्टूबर ऑनवर्ड्स लास्ट जो क्वार्टर होगा ऑफ द ईयर उसमें वो सिंह राशि में ट्रांजिट करेंगे। भारत की कुंडली से अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो कुंडली बनती है वो वृष लग्न की कुंडली बनती है, टॉरस लग्न की, और उस हिसाब से अगर हम ट्रांजिट की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो हमारे 2nd, 3rd एंड 4th हाउस जो है इन तीनों भावों में गोचर करने वाले हैं। और इस साल के दौरान भारत थैंकफुली जो है बहुत अच्छी दशा से प्रभावित हो रहा है, तो उसकी भी बात हम आगे पॉडकास्ट में ज़रूर करेंगे कि भारत के लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है। बट इस साल जो ग्रह सारे लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है वो बृहस्पति है। सेकेंडली ऑल्सो क्योंकि हम जब नव वर्ष की बात करते हैं तो हम आजकल वो इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं कि 31 दिसंबर से नया साल आ गया है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली और जो हिंदू मान्यताएं हैं उसके अनुसार नव वर्ष जो है वो संवत से बदलता है, जो कि चैत्र मास जब प्रारंभ होता है, जब नवरात्रि आती हैं 19 मार्च से इस बारी जो है हमारा संवत बदल रहा है, तो उसमें देवगुरु बृहस्पति राजा की उपाधि पे आ रहे हैं और मंगल मंत्री की उपाधि पे आ रहे हैं। तो ये जो चेंजेस हैं और उसमें जुपिटर का अतिचारी होना, जुपिटर का राजा बनकर आना, ये चीज़ें वर्ल्ड वाइड मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी बड़ी उथल पुथल लेकर आएंगी जिसका आपने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा।
वो पॉजिटिव होंगी ना? और कुछ भी हो सकती है, अभी हम उसकी बात करेंगे आगे, थोड़ा सस्पेंस बना रहने देते नहीं। अच्छा, जैसे आपने जुपिटर की बात करी और मैं भी रूलिंग प्लैनेट 5 हूँ, तो Okay. मुझे एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई है। हाँ। तो मूलांक 5 के लिए मतलब बहुत मेजर चेंजेस होंगे पॉजिटिव, या क्या ऐसा रहेगा? क्योंकि जुपिटर का आपने मेजर ट्रांजिट बताया है। मूलांक 5 जो पहले अंक माना गया है वो बुध का अंक है, जुपिटर का नहीं। जुपिटर का अंक जो है वो 3 अंक माना गया है, बृहस्पति का। जी। तो मूलांक 5 से अगर आप प्रभावित होते तो वैसे 5 जिनके पास होता है नंबर, ये एक राजयोग का नंबर माना गया है, क्योंकि लूशो ग्रिड के सेंटर में स्टेबिलिटी का अंक जिसे माना गया है न्यूमरोलॉजिकली, वो मूलांक 5 है। और क्योंकि ये साल अगर हम न्यूमरोलॉजिकली देखते हैं 2026 की कैलकुलेशन 1 नंबर पे आती है, तो सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन माना गया है, 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा, 3 नंबर बृहस्पति, 4 राहु, 5 बुध, 6 शुक्र, 7 केतु, 8 जो है वो शनि का, और 9 जो है वो मंगल का अंक माना जाता है। तो इनमें कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप जो है वो सूर्य से मानी गई है, जैसे कि मंगल हो गया, जैसे कि चंद्रमा हो गया, जैसे कि बुध हो गए। ये सभी प्लैनेट्स जो है या ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप मानी गई है 1 नंबर से सूर्य के साथ। वहीं पे कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जैसे कि शनि और सूर्य जो है उनकी बिल्कुल आपसी में नहीं पड़ती है। राहु केतु जो ग्रह माने गए हैं वो सूर्य को ग्रहण की स्थिति में लेकर आते हैं। तो इनके लिए जो साल रहने वाला है वो थोड़ा सा मिला जुला संघर्ष वाला भी रह सकता है, बट आपके इंडिविजुअल कॉम्बिनेशंस भी ये निर्धारित करते हैं कि कितना ज़्यादा फायदा या कितना ज़्यादा नुकसान आपको हो सकता है। ठीक है, अभी हमने बात करी कि जो ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हमको देखने के लिए मिलेंगे, और कौन सा जो ग्रह है वो अपना सबसे बड़ी चाल चलने वाले हैं जी। बाकी जो साल में जो भी हमारे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ने वाले हैं, वो कौन से ऐसे मेजर ग्रहण पड़ेंगे जिनके बाद से जो है वो हम पूरे साल के लिए वो चेंजेस जो है फील करेंगे, या क्या ऐसा इम्पैक्ट वो लेकर के आएंगे? देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की तो अभी दूर की बात है, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले ये ग्रहण जो है वो विजिबल नहीं होने वाले हैं। ये ग्रहण विजिबल कहाँ होने वाले हैं? मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में। हमारे देश से पश्चिमी देश जितने भी हैं, यानी कि यूएस, यूरोप, इन साइड्स पे ये जो ग्रहण है वो विजिबल होने वाले हैं। कनाडा, अटलांटिक, अरब सागर, ये सब जो जगहें हैं, यहाँ पर ये जो ग्रहण है वो विजिबल होने वाले हैं। इंडिया में इस बारी जो ग्रहण है वो विजिबल नहीं है। तो सबसे पहले भारत को हम समझते हैं और फिर हम विश्व के स्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं। भारत की कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो अभी उनकी मंगल में शुक्र की जो दशा है वो चल रही है। शुक्र हमारे लग्न के स्वामी हैं, और लग्न की दशा और साथ में मंगल जो ग्रह माना गया है, क्योंकि वो इस साल के दौरान मंत्री बन के भी आ रहे हैं। इस साल सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको भारत में देखने को मिलेगी वो ये है कि पड़ोसी देशों के साथ में भूमि को लेकर कुछ विवाद जो हैं वो हमारे उठते हुए आपको फिर से नजर आएंगे। भूमि इसीलिए क्योंकि मंगल भौम पुत्र माना गया है, भौम कारक ग्रह जो है वो माना गया है। अभी आप देखिए, बहुत रीसेंट की ही बात है कि पाकिस्तान और चाइना की मीटिंग हुई थी। अभी हमें लग रहा था कि चाइना हमारे बहुत फ्रेंडशिप कर रहा है, हमसे बहुत अच्छी एक दोस्ती जो है हमारी टर्म्स में निभा रहा है। हाँ, इस साल भारत और चाइना काफ़ी सारे मुद्दों पर बैठते हुए, अच्छे से बातचीत करते हुए भी आपको नज़र आने वाले हैं, लेकिन कंप्लीटली हम चाइना को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, फर्स्टली। सेकेंडली, ये साल जो रहने वाला है ये भूमि को लेकर कुछ विवाद जो है वो फिर से खड़ा करेगा। पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है, उसके आसपास पीओजेके का जो हिस्सा है, या फिर जो पाकिस्तान की भी अगर मैं बात करूं तो उनकी भी इस साल के दौरान दशा बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो बहुत जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने वाली है, और उनकी जो अपनी सत्ता है वो डामाडोल होते हुए आपको डेफिनेटली नज़र आने वाली है। बलूचिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं साल के अंत तक आते आते एक बहुत मेजर वहाँ से विद्रोह उठेगा, जिससे बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग भी हो सकता है। उसकी आशंकाएं बहुत हाई हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसके अगेंस्ट इंडिया की गवर्नमेंट या इंडिया की तरफ से कुछ विद्रोह, कुछ एक्शन जो है मेजर वो लिए जाने वाला है इस साल के अंतर्गत। तो ये भी एक बड़ा बदलाव, ये भी एक बड़ा निर्णय जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। इस साल
देखिए, कुछ ग्रह होते हैं जो जल्दी परिवर्तन करते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हैं उन्हें पता है कि शुक्र, सूर्य, मंगल ये ऐसे ग्रह माने गए हैं जो तेज गति में गोचर करते हैं। शुक्र जो है वो हमेशा सूर्य से 2 घर आगे 2 घर पीछे रहता है या सूर्य के आसपास ही गोचर करता है। मंगल जो माना गया है वो 28 दिन में एक राशि से दूसरी राशि परिवर्तन करता है। और जो सूर्य है वो एक राशि से दूसरी राशि, जो हम सौर कैलेंडर, जिसे हम सोलर कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो एक महीने से दूसरे महीने में राशि परिवर्तन करता है। लेकिन बैक टू बैक हर महीने चतुर्ग्रही, पंचग्रही, चतुर्ग्रही योग बने और जो ग्रह है वो डिग्री वाइज बहुत नजदीक रहें और साथ के साथ एक ही नक्षत्र के अंदर ट्रांजिट करें। जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो कहीं ना कहीं विवाद और परेशानी की स्थिति जो होती है वो बढ़ जाती है। और इस साल जनवरी टू अप्रैल बैक टू बैक चतुर्ग्रही, पंचग्रही योग जो है वो स्थापित हो रहे हैं। सबसे पहले जनवरी में मकर राशि में चतुर्ग्रही योग बनेगा, जो कि मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध की युति से बनेगा। उसके बाद में फरवरी में जो पंचग्रही योग बनेगा वो बनेगा राहु, सूर्य, शुक्र और बुध की युति से, जो कि कुंभ राशि में बनेगी। ये दोनों राशियां जल तत्व राशियां हैं। आप देखेंगे इस साल के दौरान फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स के अंदर ही कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज में, जो अभी मिडिल ईस्ट में हालत चल रही है, बहुत बड़े सेना वॉर्स जो है और वो भी वाटर रिलेटेड वॉर्स जो हैं वो होते हुए आपको नजर आने वाले हैं। सो दिस इज वन बिग प्रेडिक्शन जो मैं आपको बता रही हूँ कि अभी 2 से 3 महीने के अंदर आपको बहुत बड़े जल में, समुद्र में युद्ध होने की जो आशंका है वो काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आती है। भारत के लिहाज से हमारी कुंडली जो है वो काफ़ी सशक्त है। विश्व पटल पर भारत बहुत अच्छा उभर के आने वाला है इस साल के दौरान, लेकिन विश्व भर की जो स्थितियां हैं वो काफ़ी गंभीर होती हुई मुझे नज़र आती हैं। अभी आपने वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करी और हाल फिलहाल में हम देख ही रहे हैं यूएस, ईरान और यूक्रेन, रशिया, ये सब जो है वो टेंशन एरियाज में चल ही रहा है। तो ऐसा कुछ मेजर आपको दिखता है कि कोई कंट्री जो है वो अपना अस्तित्व खोते हुए किसी दूसरी कंट्री के कोलैब में जाएगी या उसी के अंडर हो जाएगी, ऐसा कुछ है? सबसे पहले तो पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है इस साल के दौरान। इस साल के दौरान आप देखेंगे कि बलूचिस्तान वाला टुकड़ा उससे अलग हो जाएगा। पीओके के लिए जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था वो बस एक शुरुआत थी, वो एक छोटा सा, एक हम कह सकते हैं ट्रेलर ही था। अभी पूरी पिक्चर जो है वो बाकी है। और फिर से, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, इसको भी समझिए आप। ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है वो इनिशिएट कर रहा है, रिटेलिएशन होगी, लेकिन इंडिया मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि इंडिया मंगल की दशा से, सेनापति और डिफेंस की क्षेत्र की जो दशा मानी गई है उससे प्रभावित हो रहा है। तो जब ग्रह गोचर करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, उनका इम्पैक्ट देखने को मिलता ही मिलता है। तो पीओके कहीं ना कहीं इंडिया में वापसी हो सकती है। पीओके वापसी आने की जो आशंकाएं हैं वो इस साल के अंत से लेके 2027 के मिड तक बहुत ज़्यादा हाई है। डेफिनेटली पीओके जो है वो इंडिया में शामिल होता हुआ, या उसके लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग निर्णय, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इस तरीके का जो हम कह सकते हैं कि कोई लॉ पास किया जाए, तो इस तरीके का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर एक चेंज जो है वो डेफिनेटली आने वाला है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि बहुत हम न्यूज़ में काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों के ओपिनियन सुनने के लिए मिलते हैं। तो बहुत लोगों के मन में ये आस रह गई थी कि अब जब ऑपरेशन सिंदूर हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है और इतने अच्छे स्केल पे स्टार्ट किया है, इतनी तबाही पाकिस्तान में मची है, तो क्यों ना पीओके को भी अब वापसी करा ली जाए, या क्यों जो गवर्नमेंट है वो इतना बड़ा स्टेप अब ले नहीं रही, क्यों उसको बीच में रोका गया? देखिए, मैं 2 चीज़ें यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। विश्व युद्ध की जब स्थितियों की हम बात करते हैं तो ऐसा कोई भी देश नहीं है जो उसमें पूर्ण तरीके से विजय हो सकता है, क्योंकि अगर आपके जान माल की हानि हो रही है, अगर आपके रिसोर्सेज की हानि हो रही है, आपके मिलिट्री की हानि हो रही है, आपके जो देश के नागरिक हैं उनकी हानि हो रही है, तो एक विश्व पटल पर अगर आप जीत भी जाएं तो वो जीत कोई जीत नहीं है। इसीलिए एज अ गवर्नमेंट ऑल्सो इट बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, हमारी देश की गवर्नमेंट के लिए भी ये सारे निर्णय लेना। तीसरी चीज़ ये है कि जब हम अपने भारत की कुंडली को देखते हैं तो जो तीसरा भाव माना गया है कुंडली का वो नेबरिंग कंट्रीज़ को दर्शाता है, और हमारी भारत की कुंडली में तीसरे भाव में पंचग्रही योग जो है वो कुंडली की स्थापना से ही बनता है, यानी कि अपने D1 चार्ट में पंचग्रही योग उस भाव में बनता है। इसीलिए हमेशा हमने देखा है कि भारत की जो मेजर इश्यूज रहे हैं, मेजर प्रॉब्लम्स रही हैं, वो हमेशा नेबरिंग कंट्रीज से ही बनी हैं। जी। ऑन द कॉन्ट्ररी,
क्योंकि जो पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मनाता है वो जस्ट हमसे एक दिन पहले मनाता है। वहाँ पर उनकी जो लग्न आधारित होती है वो मेष लग्न की कुंडली बनती है, जो कि चर लग्न माना गया है। और उससे होता यह है कि उनके चतुर्थ भाव में ये पंचग्रही योग बनता है। चतुर्थ भाव आपकी कुर्सी, आपकी सत्ता का भाव है। तो वहाँ पे लड़ाई हमेशा अंदरूनी रही है सत्ता के लिए, स्टेबिलिटी नहीं रही है, चर यानी कि मूवमेंट में रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे देश में स्टेबिलिटी तो रही है, लेकिन हमारे लिए जो परेशानियों का सिलसिला रहा है वो हमेशा बॉर्डर एरिया से रहा है। तो इस तरीके से जब आप कुंडली को समझते हैं, ग्रह दशाओं को समझते हैं, उन पैटर्न्स को समझते हैं, तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि आने वाला समय कैसे रहने वाला है। विश्व पटल पर इंडिया के लिए ये साल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण साल रहने वाला है। हमारी अभी जो इकोनॉमी चल रही है वो 4.17 ट्रिलियन के आसपास चल रही है। थर्ड नंबर पे जो है वो अभी जर्मनी है, मेरे ख्याल से 4.76 ट्रिलियन के आसपास उनकी इकोनॉमी है। लेकिन अभी जो ग्रहों के गोचर हो रहे हैं, और विशेष करके अभी एक समय आने वाला है मार्च अप्रैल के आसपास, जब मंगल, राहु और सूर्य तीनों ग्रह जो हैं वो एक साथ धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे। और धनिष्ठा नक्षत्र का जो संपर्क माना गया है वो धन से माना गया है। इस समय के दौरान हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत फास्ट, रैपिडली ग्रो होती हुई आपको नजर आने वाली है। तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा देश जो है इस साल के अंतर्गत या आने वाले साल में बन जाए वो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी और चांसेस जो हैं इसके नज़र आते हैं। तो हमारे देश के लिहाज से ये साल जो है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी एग्रीकल्चर क्षेत्र को बूस्ट करने के लिए, हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करने के लिए, हमारे लिए अगर हम बात करें तो हमारा एजुकेशन सेक्टर, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बहुत अच्छी होने वाली है इस साल के दौरान। तो इंडिया के लिए एक प्रॉस्परस समय जो है 2026 का डेफिनेटली आ रहा है। मतलब इंडिया के लिए तो चारों तरफ से अच्छे ही संकेत देखने के लिए मिल रहे हैं। बिल्कुल। बाकी अभी मैंने बहुत सारी प्रिडिक्शंस सुनी, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को कहते हुए सुना कि ये साल जो है थोड़ा मोदी जी के लिए, अभी जो 2-3 साल का ये समय जो है वो थोड़ा सा भारी है जी। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मोदी जी की कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो उनके लग्न में रोचक योग बनता है, और मंगल और चंद्रमा की युति जो है वो उनके लग्न में ही होती है। और अभी उनकी जो दशा चल रही है वो भी मंगल की दशा चल रही है। तो देखिए कमाल की बात, देखिए जो हमारा देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जो विश्व पटल पे हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी मंगल की दशा है। संवत में मंगल जो है वो सेनापति और मंत्री का कारक ग्रह बन के आ रहा है। भारत की मंगल की दशा चल रही है, और हमारे लिए अपनी कुंडली में और मोदी जी दोनों की कुंडली में मंगल जो है वो बहुत स्ट्रांग है। इसका डायरेक्ट मतलब ये हुआ कि डिफेंस के क्षेत्र में इस साल के दौरान मोदी जी जो है सबसे पहले बहुत बड़े इंपॉर्टेंट निर्णय जो हैं वो लेने वाले हैं। मोदी जी की मैं अपनी कुंडली की अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करती हूँ तो जो उनके लिए इस साल का एंड और स्टार्टिंग का समय है 2027 में, उसमें जिस दशा से वो प्रभावित होने वाले हैं वो उनके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा, उनका जो दिनचर्या रहती है वो बहुत हेक्टिक रहती है, बहुत ज़्यादा। वो कभी इधर कभी उधर ट्रैवल कर रहे होते हैं, मतलब वो बैठते नहीं हैं, कुछ ना कुछ जो है वो करते ही रहते हैं हमेशा। तो इस साल के दौरान उनके हेल्थ इश्यूज मुझे नज़र आते हैं कि थोड़े से हो सकते हैं, जिसके लिए या तो वो थोड़ा सा बैक स्टेप ले ले। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कुर्सी छोड़ देंगे, लेकिन हो सकता है कि या तो वो थोड़ा सा बैक स्टेप ले ले, या कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा फ्रंट फुट पे आके जो है वो कार्य ना करें, या अगर करते रहते हैं कंटिन्यूसली तो उनकी हेल्थ पे इसका कुछ इम्पैक्ट जो है वो मुझे नज़र आता है। लेकिन अगर ये दशा वो निकाल लेते हैं तो 29 के भी जब इलेक्शंस होंगे ना तो प्रधानमंत्री मोदी जी ही बन के आएंगे अब से फिर से। अगर ये दशा वो पार कर जाते हैं अच्छे से बिना किसी तकलीफ के, और हम यही चाहते हैं कि उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आयु जो है वो प्राप्त हो, और ये दशा जो क्योंकि उनके लिए स्वास्थ्य लिहाज से थोड़ी सी कठिन मुझे नज़र आती है, तो ये दशा अगर वो पार कर जाते हैं अच्छे से तो 2029 में फिर खुली बाहों से लोग उनका फिर से स्वागत करेंगे एज अ प्रधानमंत्री। बहुत ही अच्छी बात है और उनके लिए बहुत अच्छा संकेत भी है। पर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि अगला प्रधानमंत्री जो है उसका योग जो बनता दिख रहा है वो योगी जी के लिए बहुत खास बनता दिख रहा है। देखिए योगी जी की कुंडली में अपना अगर मैं कहूँ तो प्रधानमंत्री बनने का जो योग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनकी अपनी कुंडली जो है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मजबूत है, और अनडाउटेडली इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं
खास करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लोगों ने बार बार ये चीज़ उठाई कि मोदी जी जो हैं हो सकता है कि वो अपना टेन्योर कंप्लीट ना करें और उसमें योगी जी जो हैं वो बीच में आ जाएं। इसकी आशंका मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती है और इसका एक रीज़न है क्योंकि मोदी जी जो है वो कंप्लीटली अपनी कुर्सी जो है वो छोड़ेंगे नहीं मिड टेन्योर, तो पीछे से कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें जो है वो कंट्रोल करते रहेंगे। एंड योगी जी की जो कुंडली है वो कंट्रोल करने वाली कुंडली नहीं है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो है वो नहीं बैठ सकता प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जिसको कोई और गाइडेंस दे रहा है अगर, तो वो योगी जी नहीं हो सकते कि वो किसी और की गाइडेंस ले रहे हैं। अगर मोदी जी कुछ समय के लिए टेन्योर अपना कंप्लीट नहीं भी करते हैं और किसी और को प्रधानमंत्री चुना जाता है उनकी जगह, तो वो योगी जी या अमित शाह जी जो है वो नहीं होंगे, वो कोई और व्यक्ति होगा। जी जी अभी हमने मोदी जी और योगी जी की बात करी है, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपका कांग्रेस पे भी लेना चाहूँगी क्योंकि यही दोनों जो है नेशनल पार्टी हैं, बड़ी है, और इन्हीं के उथल फुथल से जो है हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी और उसका फाइनेंशियल सब इश्यूज जो है मैटर करते हैं। तो कांग्रेस का जो स्तर है वो ऐसा ही रहने वाला है इस साल भी, या कुछ बेटर अचीव करेंगे वो? कांग्रेस की अगर मैं बात करूं और सिर्फ ये दशाओं की हम बात कर रहे हैं, तो जो भी व्यूअर्स हैं वो उसको ऐसे ना सोचें कि कोई एक पार्टी को फेवर दिया जा रहा है। ये सिर्फ हम प्रॉपरली उनकी दशाओं को एनालाइज करके कह रहे हैं। कांग्रेस की जो दशा आई है अभी और जो दशा चल रही है, इस दशा के दौरान उनका उठना अभी उस लेवल तक पहुंच पाना मुझे कठिन नजर आता है और एटलीस्ट अगले 10 से 15 साल तक की जो उनकी दशा है वो इसी प्रकार की रहने वाली है। दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण ये भी होती है कि जिस दशा में प्रधानमंत्री मोदी का चयन हुआ था 2014 में, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आए थे, उस समय के दौरान जो ग्रहों के गोचर थे वो बड़ी चेंजेस को दर्शाते हैं, वो बड़े परिवर्तन को दर्शाते हैं, वो बड़े बदलाव को दर्शाते हैं। जो ग्रह नक्षत्रों में ट्रांजिट कर रहे थे, जो ग्रह गोचर थे उस समय के दौरान, वो ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति सत्ता अब संभालेगा वो बहुत लंबे समय तक सत्ता को संभाले रखेगा, उस सत्ता को छोड़ेगा नहीं जी। और यही सेम जो दशाएं चल रही हैं अभी मोदी जी की कुंडली में वो सिमिलर हैं। इसीलिए मोदी जी को एक सलाह ये भी दी जाती है इस समय के दौरान कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। उन्हें अपनी खुद की सुरक्षा का भी इस समय के दौरान ज़रूर बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है क्योंकि उनकी अपनी कुंडली में जो ग्रह नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं वो फेवरेबल और पॉजिटिव नहीं है। तो इसी वजह से ये दोनों चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कांग्रेस मुझे वापसी आती हुई अभी लंबे समय तक नहीं दिखती है। हाँ, ये साल थोड़ा सा इंडिया के लेवल पर, अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूँ, सिर्फ पॉलिटिक्स की, इंडिया के अंदर, तो मोदी जी के लिए या कांग्रेस या बीजेपी के लिए, माफ़ी चाहती हूँ, बीजेपी के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग इसीलिए हो सकता है क्योंकि जो ऑपोजिशन है वो जेनजीज के मन में कहीं ना कहीं विद्रोह की भावना जो है वो भड़काने का प्रयास ज़रूर करेगी। बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका जो इम्पैक्ट है वो मोदी जी पर या उनकी गवर्नमेंट पे पड़ता हुआ मुझे नज़र आता है। तो जो कांग्रेस के नेता हैं, जो नेता विपक्ष हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो इस समय के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं या ऐसी बातें बोल सकते हैं जो लोगों के मन में कहीं ना कहीं विद्रोह की भावना स्टार्ट कर सकता है। उस लिहाज से एक इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मुझे कुछ स्पैन के लिए बनता हुआ 2026 में नज़र आता है, लेकिन वो पूरी तरीके से इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि कांग्रेस की अपनी कुंडली जो है वो अभी बहुत ज़्यादा फेवरेबल और स्ट्रॉन्ग नहीं है। जी बिल्कुल, आपने अभी मोदी जी की सेफ्टी की बात करी और कांग्रेस का जो एक भड़काऊ बयान ऐसा आ सकता है सामने, या फिर बाकी ऑपोजिशन पार्टीज का भी, जी तो वहां तो मुझे लगता है कि फिर भी बीजेपी उतनी सशक्त है कि वो टैकल कर लेगी उस तरह की सिचुएशंस को। हमारी आर्मी इतनी सशक्त है कि वो संभाल सकती है इन सब तरह की चीज़ों को। बट अभी रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ था कि मोदी जी किसी समिट में गए थे। आई विल नॉट टॉक अबाउट द इंसिडेंट, आई नो व्हाट यू आर रेफरिंग टू, समिट, बट रशिया ने वहां पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा था। जो इनर न्यूज़ आई थी कि उनकी जान को बहुत खतरा था और काफ़ी समय तक वो उस चीज़ को टालने के लिए उनकी कार में साथ बैठे थे पुतिन जी के साथ। तो ये इंसिडेंट क्या ऐसा है कि 2026 में भी कुछ ऐसे प्रयास देखने को मिल सकते हैं कि जो मोदी जी की लाइफ को एक थ्रेटनिंग वे में ले जाएं? ऐसे प्रयास किए जाएंगे
और इसीलिए मैंने कहा कि उनके लिए जो लास्ट का जो दशाएं आ रही हैं इस साल के एंड से लेकर अगले साल के, और विशेष करके जो 2027 का उनके 3 महीने का समय रहने वाला है, जो कि समवेयर अराउंड मार्च से मई तक रहने वाला है, वो समय उनके लिए थोड़ा सा कॉशियस रहने का है। तो इसीलिए इस तरीके के जो प्रयास हैं वो किए जाएंगे, और इसी वजह से उनको थोड़ी सी ये सलाह दी जाती है कि वो थोड़ा अपना ख्याल रखें और थोड़ा सा सुरक्षित रहने का प्रयास ज़रूर करें। तो ऐसी जो संभावनाएं हैं वो बनती हुई नज़र आएंगी। यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक देखिए, आप विश्व पटल पर जो अभी चीज़ें हो रही हैं उसमें भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। हमारा देश अब वो देश होने वाला है जिसकी तरफ बाकी देश बड़ी विनम्र आंखों से, बड़ी होपफुल आइज से देखने वाले हैं कि प्लीज़ अब चीज़ें हमारे हाथ से बाहर निकल गई हैं, आप आके थोड़ी सुलह करा दीजिए, कुछ मीडिएशन करा दीजिए अगर आपके हाथ में है और आपके लिए पॉसिबल है। तो उस चीज़ में भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो 2026 में अदा करते हुए नज़र आएगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि अभी जो बार बार जो आप देखिए, अमेरिका जहाँ पे भी इन्वॉल्व हो जाता है ना, वहाँ पे चीज़ें एस्केलेट ही होती हैं हमेशा, जैसे कि अभी हो रही हैं। जब उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीज़ फायर करा देंगे, वो सीज़ फायर का उल्लंघन हो गया था, वो किसी ने उसके बाद जो है उन्होंने नहीं सुनी। ईरान इसराइल के वॉर में भी आप देखिए कि वो जैसे ही इसराइल को सपोर्ट करने उतरे तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो विद्रोह में ही आ गई हैं, और सारी ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वो एक साथ से ईरान का समर्थन करने के लिए उतर गई है। अमेरिका कहीं ना कहीं अब जो है वो अकेला पड़ता हुआ नजर आता है। सिमिलरली आप देखिए कि वो जो ऑयल की ट्रीटीज हैं वो चाइना के प्रति जो है वो कोशिश करे कि चाइना तक ऑयल ना पहुंच पाए, ताकि अगर कोई भी वॉर या इस तरीके की चीज़ें एस्केलेट हो पाए, क्योंकि ऑयल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर तो वॉर वगैरह में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जब भी ट्रंप कोई भी चीज़ या कोई भी रणनीति बना रहे हैं इस समय के दौरान, तो वो पहली बात तो डायरेक्टली कभी प्रहार नहीं करते हैं। इसका भी रीज़न ये है कि उनकी जो दशा चल रही है इस समय के दौरान, जो अमेरिका की दशा चल रही है, वो बुध में राहु की दशा चल रही है। बुध उनके अष्टम भाव का लॉर्ड है, जो कि गुप्त रहस्यमय चीज़ें कराता है, तो बोलेंगे कुछ कर कुछ और देते हैं एंड में जाके। दूसरी चीज़, उनकी राहु की दशा चल रही है। इनकी कुंडली में ये दोनों ही प्लैनेट्स जो हैं वो रेट्रो हैं, और बुध हमारी बुद्धि और वाणी का कारक ग्रह माना गया है, और राहु जो है वो वैसे ही आपको गुमराह करता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए जो कॉम्बिनेशंस बन रहे ग्रहों के, आप देखेंगे कि सारे लोग अभी विश्व पटल, ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप कैसे मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को, और वो कहीं ना कहीं इसमें फेल ही हो रहे हैं, क्योंकि विश्व पटल पर जो अमेरिका की एक लेगेसी थी, या जो एक अमेरिका का अपना वर्चस्व था, उसमें इनके नेतृत्व में कमी आती हुई ही नज़र आ रही है। और मैं तो आपको बोलूँ, मुझे काफ़ी डाउटफुल है कि ट्रंप अपना ये जो टेन्योर है एज अ प्रेसिडेंट कंप्लीट कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि वो अपना जो टेन्योर है एज अ प्रेसिडेंट कंप्लीट कर पाएंगे। उनकी हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे काफ़ी मेजरली एस्केलेट होती हुई इस साल के दौरान नज़र आती हैं। उनका सप्तम भाव जो है, जो कि आपके लिए अगर मैं बात करूं अपनी हॉरोस्कोप में इंडिविजुअली आपके स्पाउस का भाव माना जाता है, और अगर मैं मेदनी ज्योतिष में बात करूं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ऑपोजिशन का भाव भी माना गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, ऑपोजिशन और उनकी अपनी पार्टनर, लाइफ पार्टनर, दोनों की तरफ से ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो उनकी छवि को काफ़ी खराब कर सकती है, काफ़ी हानि पहुंचा सकती है। तो ये चीज़ें होती हुई भी मुझे 2026 के साल में ट्रंप जी की कुंडली की अगर हम बात करें तो उससे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आती हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बहुत सारे पास्ट में कुछ ही साल हुए हैं अभी उनको दोबारा से जो है प्रेसिडेंट बने हुए, बट उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए हैं या फिर ऐसे एक्शंस किए हैं जिसकी वजह से वो अपने ही वर्ड्स पे खरे नहीं उतरे हैं। जैसे कि वो नोबेल प्राइज़ चाहते थे, बट जो कि उनको नहीं मिला, पीसफुल एक्ट उन्होंने कुछ किया भी नहीं, उसके अपोजिट ही उन्होंने एक्शन। अब देखिए उनकी बुद्धि जो है वो ही अभी बिल्कुल आप देखिए कि विपरीत दिशा में चल रही है, कि वो कोई भी ऐसा पीस का काम कर नहीं रहे हैं दुनिया में, हर जगह वो वॉर ही लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आशा उनको है कि उन्हें पीस नोबेल प्राइज मिल जाए। और उनकी खुद की भी जो कुंडली है वो सिंह लगन की बनती है। तो इस समय के दौरान जो उनके लगन से और उनके अमेरिका की भी दशम भाव से जो प्लैनेट्स गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, वो बहुत फेवरेबल नहीं है। आगे आने वाले समय में अगर मैं आपको बोलूँ, जब सिंह राशि से अग्नि तत्व ग्रहों का गोचर होने लग जाएगा तो कोई
बड़ी बात नहीं है कि अमेरिका में उपद्रव की जो स्थितियां हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएं कि लोगों की जान मान की हानि हो जाए, लोग सड़कों पे उतर आए विद्रोह में और प्रदर्शन करते हुए, और काफ़ी सारी आग से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, जो एक्सीडेंट्स हैं, उनके योग भी मुझे काफ़ी हाई नज़र आते हैं इस समय के दौरान जैसी दशाएं चल रही हैं। जी। तो जो अभी उनका जो एक कनेक्शन बिल्डिंग वाला जो गेम है वो बाकी कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ जो है बहुत ख़राब चल रहा है, चाहे वो टैरिफ्स की वजह से हो, चाहे वो उनके एक्शंस की वजह से हो, या वो जिस तरह से अपनी बात मनवाने के लिए पहले यूक्रेन को फोर्स कर रहे थे, फिर इसराइल के अगेंस्ट उन्होंने बहुत कुछ बोला, फिर मोदी जी के अगेंस्ट हुए, इंडिया के अगेंस्ट हुए, फिर कभी अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए तारीफ भी करते दिखाई दिए। तो मतलब एक मिक्सअप टाइप का एक कॉम्बिनेशन वो अपने बातों से या एक्शन से दर्शा रहे हैं। तो यूएस से या फिर ट्रम्प का क्या ऐसा रोल रह सकता है, या फिर क्या रिलेशंस रहेंगे बाकी कंट्रीज़ के साथ, या बहुत बड़ा कुछ मेजर चेंज होगा? देखिए, मुझे इस साल के दौरान नहीं लगता है कि ट्रंप के बहुत अच्छे रिलेशंस बाकी देशों के साथ रहेंगे। इसको मैं न्यूमरोलॉजिकली भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। न्यूमरोलॉजिकली ये साल जो ट्रंप के लिए है वो 3 नंबर का साल है, जो कि बृहस्पति का साल है। बृहस्पति इस साल अतिचारी भी हैं और रेट्रो भी चल रहे हैं अभी। दूसरी चीज़, बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक ग्रह माने गए हैं। तो जब से ये दशा उनकी शुरू हुई है, जब से वो इस दशा से प्रभावित होने लग गए हैं, या इससे थोड़ा सा पहले से ही उनकी मानसिकता ये हो गई है कि मुझे अमेरिका को और ज़्यादा एक्सपैंड करना है। तो आप देखिए, वेनेजुएला, मेक्सिको, आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, क्यूबा हो गई, ये सारे जो उनके कंट्रीज़ हैं आसपास की, उनको किसी ना किसी तरीके से इन्वेड करने का ही जो प्रयास है वो ट्रंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो लड़ाई झगड़े की स्थितियां हैं और देशों के साथ, और उनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो और ज़्यादा ख़राब होते ही नज़र आएंगे। भारत के साथ भी जो उनका टैरिफ वाला मुद्दा चल रहा है अभी, मुझे बहुत जल्दी ऑनेस्टली रिजॉल्व होता हुआ नहीं दिखता है। अभी उनकी ये जो दशाएं चल रही हैं वो कहीं ना कहीं बीच में आपको ऐसा लगेगा कि एक विराम आ रहा है, या ये किसी की सुन रहे हैं, या लोग इनको कोई सलाह दे रहे हैं, बट ये उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इससे इन्हें लोग सलाह ज़रूर देना आएंगे, बट एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकाल देंगे, क्योंकि इनकी दशाएं ये दिखाती हैं। इनकी अपनी कुंडली ऐसी है इस समय के दौरान, और सिंह लग्न से जो प्रभावित होता है व्यक्ति, और अगर वो नेगेटिवली दशाओं से इम्पैक्ट हो जाए, तो सिंह लग्न राजसीय लग्न माना गया है, जो कि अपने आप पे थोड़ा अथॉरिटी, डोमिनेशन जो है, अपना जो वर्चस्व है वो हमेशा दूसरे के ऊपर रखना चाहता है। और जब ऐसा व्यक्ति नेगेटिव दशाओं से या नेगेटिव प्लैनेट से प्रभावित हो जाए, क्योंकि इनके सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, अगेन बुध जो है, वो अष्टम भाव में है और वक्रीय है, और सेकंड हाउस जो कि वाणी का भाव है, वहां पे गुरु वक्रीय है। तो 2 वक्रीय ग्रह से अगेन आप देखिए महत्वपूर्ण, बोलते कुछ है, कर कुछ और जाते हैं, किसी और को अपने ऊपर कुछ समझते नहीं है। ये इनकी कुंडली ही खुद स्वयं बताती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस साल के दौरान वो ट्रंप के साथ लगी ही रहने वाली हैं। और अभी तो मैं कहूँगी कि ये जो समय है सितंबर तक, मिडिल ईस्ट में बहुत सारी लड़ाइयाँ जो हैं, बहुत सारे युद्ध जो हैं वो होने वाले हैं। काफ़ी सारी जो परेशानियां हैं वो एस्केलेट होती हुई नज़र आएंगी। अप्रैल तक का तो जो समय है, जब भी अभी खेमनाई की भी बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं ईरान इज़राइल के आसपास। इनफैक्ट अफ़गानिस्तान और जो हमारे देश से नदर्न वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सब जगह इतना ही विद्रोह की स्थिति बन जाएगी कि लोग सड़कों पे उतर आएंगे, प्रदर्शन करने लग जाएंगे, और भुखमरी यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि पड़ने वाली है। इतनी बुरी हालत लोगों की हो जाएगी। तो वर्ल्ड वॉर की हम बात तो कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 1914 टू 1918 का अगर आप स्पैन देखती हैं, इस दौरान जो वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यहाँ पर 3 प्लैनेट्स मेजर थे। एक, राहु का अपनी स्व नक्षत्र में गोचर करना शतभिषा में। दूसरी चीज़, जुपिटर जो थे वो उस समय भी अतिचारी और रेट्रो थे। और तीसरी चीज़, शनि जो थे वो मीन राशि से गोचर कर रहे थे। कट टू वर्ल्ड वॉर 2 1939 टू 1945। अगेन राहु अपने स्व नक्षत्र स्वाति से गोचर कर रहे थे, शनि मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे थे, और अगर मैं बात करती हूँ देवगुरु बृहस्पति की, वो भी रेट्रो और अतिचारी थे। कट टू प्रेजेंट डे सिनेरियो 2026, राहु अगेन अपने स्व नक्षत्र शतभिषा से गोचर कर रहे हैं। इसीलिए एआईज पे इस समय के दौरान, या एप्स जो है बड़ी सारी, इंडिया में मैं बोलूँ आपको 2026 के साल में कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी सारी एप्स आपको बैन होती हुई नजर आएंगी।
काफ़ी सारे एआई में मॉड्यूलेशंस आपको देखने को मिलेंगी, उसके प्रति कुछ अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉज जो हैं वो बनते हुए आपको नज़र आने वाले हैं। दूसरी चीज़, अभी जो गोचर हो रहा है, बृहस्पति जो रेट्रो चल रहे हैं और शनि का मीन राशि से गोचर करना, ये सारी जो चीज़ें हैं आप इन्हें ऐड अगर करके देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं विश्व युद्ध 1 और 2 की जैसी लड़ाइयाँ थी, उसी प्रकार के जो सिनारियोस हैं वो बनते हुए नज़र आते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में और आज के समय में काफ़ी फ़र्क ये है कि उस समय की जो लड़ाई थी वो सिर्फ थल, जल, भूमि, वायु तक सीमित थी। आज की लड़ाई साइबर की भी है, स्पेस की भी है, एआई की भी है, एप्स की भी है, टेक्नोलॉजी की भी है। तो हर चीज़ से जो है आज के समय में व्यक्ति जो है, और न्यूक्लियर वॉर्स भी, न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं आज के समय में वो भी लोगों के पास मौजूद है। तो वर्ल्ड वॉर जैसी स्थितियाँ हो जाए मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन पूरे विश्व भर में जो एक पॉलिटिकल अनरेस्ट की स्थिति बनी रहेगी, जो लोगों के मन में लड़ाई झगड़े विद्रोह की भावना और अपने आप को दूसरे से बेहतर प्रूव करने की जो भावना है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हर जगह आप देखेंगे कि हर दूसरी तीसरी कंट्री में इस समय के दौरान विद्रोह या लड़ाई की जो भावना है वो बनती हुई मुझे विश्व भर में जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आती है। जी, काफ़ी हमने बात करी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, बॉर्डर पॉलिटिक्स की, और फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहने वाली है, इंडियन पॉलिटिक्स में क्या असर देखने के लिए मिलेगा। अब हम थोड़ा सा लोगों के फेवर के लिए ये बात करते हैं कि उनके लिए ये पर्सनली क्या ग्रोथ और फ़ायदे लेकर के आएगा, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो। तो लोगों को 2026 में क्या ऐसा मेजर चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे? बिल्कुल। देखिए, इंडिया के लिहाज से तो हमने पहले ही बताया कि ये साल जो है वो बहुत तरक्की का साल है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में इस साल नौकरी से रिलेटेड जिन लोगों को बड़ी सारी परेशानियां चल रही थी, आपको जॉब्स मिल सकती हैं। इस साल मास में जॉब क्रिएशन होने वाली है, आप ये देखने वाली हैं। दूसरी चीज़, ये साल जो है ना वो सूर्य का अंक है, तो 2026 एक नंबर नई ऊर्जा लेकर आता है, नई क्रिएटिविटी लेकर आता है। पिछला साल 9 अंक का साल था, तो काफ़ी सारे पुराने चैप्टर्स क्लोज हुए और 2026 के साल में नई चीज़ें जो है वो शुरू हो रही हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स और मेदनी ज्योतिष को कभी भी आपको अपनी खुद की पर्सनल हॉरोस्कोप से सबसे पहले रिलेट नहीं करना चाहिए। मैं सब दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि जो हम अभी बात कर रहे हैं ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात हो रही है, और मेदनी ज्योतिष आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप से बहुत अलग होता है। आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में ग्रहों की क्या गोचर हैं, क्या दशाएं चल रही हैं, वो आपकी लाइफ को प्रभावित करते हैं। इस साल शनि का गोचर जो मीन राशि से हो रहा है, उसके कारण काफ़ी सारी ऐसी राशियां हैं जिन्हें शनि बहुत फायदा भी देने वाले हैं। जिन लोगों के लिए शनि उनके एकादश भाव से, तीसरे भाव से और छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए विशेष करके ये समय जो है उनकी मेहनत के फल मिलने के लिए, उनके हार्डवर्क की रिकॉग्निशन के लिए, उनके लिए नई जॉब्स के लिए, नई प्रमोशन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, ये समय जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा अच्छा है। जुपिटर का ट्रांजिट जिन लोगों के लिए उनके सेकंड भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव से हो रहा है, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इस साल शादियां आप देखोगे बहुत सारी होंगी, क्योंकि जुपिटर इतने फास्ट ट्रांजिट कर रहा है और जुपिटर विवाह का कारक है। लास्ट ईयर हम सब लोग डर रहे थे शादियां करने से, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, इतनी नेगेटिव जो चीज़ें हैं लोगों ने सुन ली। लेकिन इस साल जैसे ही बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है, वो अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे, जो कि जून से अक्टूबर तक का समय रहने वाला है, आप देखेंगे कितने सारे लोग जो हैं वो शादी करेंगे। ये धर्म कर्म का साल है, तो जो व्यक्ति धर्म कर्म के कार्य से जुड़ेगा, जो व्यक्ति धर्म कर्म के कार्य में अपना योगदान देगा, अपना सहयोग देगा, उसके लिए ये साल बहुत अच्छा है। तो आपको इंडिविजुअली बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये साल आपकी अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बेहतर करने के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस साल आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, इस साल आप सिल्वर में इन्वेस्ट कीजिए। ये दोनों धातु अगर बहुत एक्सपेंसिव है आप के लिए इन्वेस्ट करना, तो इस साल के अंतर्गत मैं आपको बोलूँगी कॉपर में इन्वेस्ट कीजिए। आप देखेंगे कि कॉपर इतना ज़्यादा उठकर, इतना निखर कर ये धातु निकलेगा। इस साल के दौरान आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। लैंड में आप इन्वेस्ट कीजिए अगर आपकी क्षमता है। अगर आप छोटे सा ही भूमिखंड क्यों ना लीजिए, आप छोटा सा ही प्लॉट क्यों ना लीजिए, आप एक 1 बेडरूम फ्लैट ही क्यों ना परचेज कीजिए, बट आप इस साल के दौरान रियल एस्टेट में परचेज आप
कुछ इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में हमारा देश जो है वो बहुत अच्छा करने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, एजुकेशन रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में, वो इंडस्ट्रीज़ जो टेली कम्युनिकेशन का काम करती हैं, उन इंडस्ट्रीज़ में अगर आप पैसा लगाते हैं, ख़ास करके अगर आप इस साल के दौरान, मैं बोलती हूँ एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ रहने वाली है जो बहुत उठेगी, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें अगर आप अपना पैसा लगाते हैं, आप देखिए ये साल आपके लिए फाइनेंशियल लिहाज से कितनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ जो है वो सबके लिए लेकर आएगा। बहुत ही मुझे लगता है लोगों को खुशी हुई होगी ये सब सुन करके कि बिल्कुल। इतना कुछ अच्छा जो है वो ये साल लेकर के आया है। जी। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि कौन से ऐसे नंबर्स और राशियां हैं जिनको बहुत खुश रहने की ज़रूरत है कि आप निश्चिंत रहिए, अब आपका समय आ गया है, जी। या कौन सी ऐसी राशियां या नंबर्स हैं जिनको थोड़ा सा सावधान होकर के चलने की ज़रूरत है? एब्सोल्युटली। देखिए, सबसे पहले अगर हम न्यूमरोलॉजिकली बात करते हैं तो जिन लोगों के लिए सूर्य का ये साल बनता है, अगर आपका खुद का पर्सनल ईयर नंबर, यानी कि जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ टोटल करते हैं, तो जो आपका ईयर ऑफ बर्थ होता है उसको आपको 2026 से रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि हम इस साल के लिए देखना चाहते हैं कि हमारा साल कैसा रहेगा। तो अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और 2026 को टोटल कीजिए। जो अंक आपको प्राप्त होता है वो डिटर्मिन करता है कि ये साल की एनर्जी आपके लिए कैसी है। तो अगर उसमें आपको सूर्य का अंक प्राप्त होता है, यानी कि अंक 1 प्राप्त होता है, तो ये साल आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत अच्छा लेकर आएगा। थोड़ा सा अपनी हार्ट हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। आई इन्फेक्शन से इस साल के दौरान बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। और रिलेशनशिप्स के लिहाज से अगर मैं आपके लिए बात करूँ तो थोड़ा अपना डोमिनेशन जो है अपने पार्टनर पे उसे कम रखिएगा, वरना ऑल ओवर ये साल आपकी करियर और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों के लिए 2 नंबर निकल कर आता है जब आप अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करते हैं, तो आप सूर्य और चंद्रमा दोनों की एनर्जी से प्रभावित हो रहे हैं। इस साल के दौरान आप कोऑपरेशन में, इस साल के दौरान आप कोलैबोरेशन में काफ़ी अच्छा काम करने वाले हैं। पार्टनरशिप्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। हीलिंग, रिसर्च, ऑकल्ट के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए विशेष करके, या क्रिएटिव फील्ड से अगर आप जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, तो आपके लिए ये साल जो है वो बहुत कमाल का है। आपकी रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती हुई आपको नजर आएगी। जिन लोगों के लिए 3 अंक बन के आता है उनका पर्सनल ईयर, ये बृहस्पति का अंक है। गुरु और साथ में सूर्य का कॉम्बिनेशन जो है, ये गुरु का जो अंक माना गया है ना, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छा करता है, ये आपकी ऑल ओवर थिंकिंग को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। तो इस साल अगर आप अपने बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, आप कोई नई स्किल सेट जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं, आप कुछ नई फाइनेंशियल अपने लिए गेन्स जो हैं वो चाहते हैं, कई नई इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करना चाहते हैं, विवाह की अगर आप बात करना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। राहु का जिनके लिए ये साल आता है उनको थोड़ा सा फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में, मैं कहूँगी जिनके लिए 4 नंबर पर्सनल ईयर बन के आ रहा है, उनके लिए फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर जो है वो थोड़ी सी उथल पुथल लेकर आ सकता है, थोड़ी सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। बट ऑल ओवर ये साल आपको नए आइडियाज़ के लिए, नए लोगों के सोशल नेटवर्किंग के लिए, और ख़ास करके वो लोग जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं, इंजीनियर्स हैं, ऑन या ऑफ कैमरा काम करते हैं, मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं, किसी न किसी प्रकार से किसी टेक्निकल फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा, आपकी प्रमोशन के चांसेस काफ़ी हाई नज़र आते हैं, या कोई नई जॉब आप अपने लिए ढूंढ सकते हैं, या कोई नया स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं, उस लिहाज से ये साल आपके लिए अच्छा है। रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी उथल पुथल या हेल्थ इश्यूज़ मैं कहूँगी कि आपको एंग्जाइटी की वजह से रह सकते हैं। जिनके लिए ये अंक बुध का साल बनता है, यानी कि 5 अंक अगर आपके लिए बन के आ रहा है आपके पर्सनल ईयर में, तो सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजिकली बुध आदित्य राजयोग जो है उसकी स्थापना करता है। तो ये साल आपके कम्युनिकेशन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी ट्रैवलिंग के लिए, आपकी ऑल ओवर सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा है। जो कार्य आपके लास्ट ईयर तक रुके हुए थे, पूरे नहीं हो पा रहे थे, वो इस साल बहुत अच्छे से फ्लो करते हुए आपको नजर आएंगे। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में चाहे आपको लगे कि उतना ज़्यादा हमें ग्रोथ एकदम से नहीं भी मिल रही है अगर, बट द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आपके लिए फिनोमिनल चेंजेस लेकर आएगा। शुक्र का अगर साल बनता है आपके लिए, 6 नंबर अगर आता है पर्सनल ईयर में, तो ये साल आपकी लग्जरी एक्सपेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य जो ग्रह माना गया है वो राजसीय है, तो राजा है तो लग्जरी तो है ही, और शुक्र लग्जरी पसंद करने वाला प्लैनेट है।
तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस जो हैं 1 एंड 6 के, ये आपके रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छे हैं। इस साल आपकी सोशल नेटवर्किंग, सोशल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती हुई नजर आएगी। थोड़े से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज मैं कहूँगी आपको रह सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू मे बी सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शंस आपको हो सकती हैं, तो उससे थोड़ा सा बचने का आपको इस साल के दौरान प्रयास करना है। अपने खान पीन का ज़रूर आपको इस साल ख्याल रखना है, अगर आपके लिए 6 नंबर जो है वो पर्सनल ईयर बन के आ रहा है। ऑल ओवर आपकी ट्रैवलिंग बहुत होने वाली है, तो नए लोगों से मिलेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, तो इधर उधर चटरम पटरम खाना भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, तो इसलिए अपने खान पीन का इस साल ज़रूर ख्याल रखिएगा। रिलेशनशिप्स के लिए ये साल आपके लिए अच्छा है। जो लोग नए रिलेशनशिप्स की तलाश में हैं, नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं अपने लिए, कंपैटिबिलिटी चाहते हैं, या अपने पार्टनर से अगर आपको चाहिए कि वो आपको कमिटमेंट दे, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। जिनके लिए 7 नंबर बनकर आता है उनके लिए 7 एंड 1 का कॉम्बिनेशन, सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन है। ये साल आपके लिए क्लैरिटी प्रोवाइडिंग ईयर रहने वाला है। जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है वो आपसे दूर हो जाएगी, जो चीज़ आपके लिए सही है उसके नज़दीक आप खुद पहुंच जाएंगे। तो ये साल वो साल रहने वाला है जो आपके लिए गाइडिंग लाइट का काम करेगा कि क्या सही है क्या गलत है, चाहे आपके प्रोफेशन में हो या आपकी पर्सनल लाइफ में हो। विवाह और रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज़्यादा खास नहीं रहेगा ये साल आपके लिए, बट आपकी ऑल ओवर पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ये साल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकता है। 8 इन 1 कॉम्बिनेशन जो है सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन माना गया है, ये थोड़ा सा संघर्ष आपके लिए बढ़ा सकता है अगर आपका पर्सनल ईयर जो है 2026 में वो 8 अंक का निकल कर आता है, क्योंकि सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं शनि के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो ये साल आपके लिए थोड़ा हेल्थ इश्यूज पे अपना ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्विक रिच स्कीम्स में फटाफट पैसा मेरा दुगना हो जाए तिगना हो जाए, ऐसी स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। पार्टनरशिप्स इस साल आप लोग मत कीजिएगा। अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। नौकरी इस साल मत बदलिएगा अगर आपके मन में ऐसा चेंजेस के जो प्रयास हैं या कुछ हैं वो हो रहे हैं, और अगर करने की सोच रहे हैं तो पहले सारी चीज़ें जो हैं वो आप क्लियर कर लीजिएगा, कोई भी ग्रे एरिया मत छोड़िएगा। लास्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं मूलांक 9 वालों के लिए, 9 एंड 1 का कॉम्बिनेशन जो है ये साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 नंबर कंप्लीशन का अंक है और सूर्य जो है वो नई ऊर्जा लेकर आता है। तो जो पुराने चैप्टर्स आपके लिए इनडिसाइसिव थे, जो आपको नहीं पता था कि मेरे लिए सही है या गलत है, जिन चीज़ों का निर्णय चयन आप नहीं कर पा रहे थे, वो चयन आप इस साल कर पाएंगे कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। 9 एंड 1 कॉम्बिनेशंस अपने ब्लड प्रेशर का ज़रूर ख्याल रखिएगा इस साल। पानी ज़्यादा पीजिएगा, वाटरी फलों का सेवन ज़्यादा कीजिएगा, वाटरी फलों का डोनेशन ज़्यादा कीजिएगा इस साल के दौरान। अपनी हेल्थ इशू को अगर आ रहे हैं बार बार हेल्थ इश्यूज, तो ऐसे में आपको प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, वर्कआउट करना 2026 के साल में आपके लिए विशेष करके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप 2 अग्नि तत्वों की जो ग्रह हैं उनकी ऊर्जा से प्रभावित होने वाले, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर होगी, तो उस एनर्जी को सही से यूटिलाइज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सभी मूलांकों के लिए कुछ ना कुछ खास ये साल लेकर आ रहा है, तो आपको घबराना नहीं है, बस इस साल की एनर्जी को आपको महसूस करना है, उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच इतनी सारी जानकारी देने के लिए। आई थिंक हमने बहुत सारी चीज़ों को इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया, चाहे वो वर्ल्ड वाइड जो हो रही हैं वो सिचुएशंस हो या टेंशन्स हो, चाहे इंडिया की ग्रोथ हो, चाहे लोगों की पर्सनल क्या साल उनके लिए क्या एक स्पेशल चीज़ लेकर के आने वाला है, क्या इफेक्ट करने वाला है, सब पे हमने आपके साथ बात करी। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।